इसराइल ने IAEA बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी इसकी एक रिपोर्ट को बुनियाद बनाकर जो अटैक किया है। मध्य पूर्व एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है। एक तरफ इजराइल, दूसरी तरफ ईरान, और अब इन दोनों के बीच छिड़ चुकी है वो जंग जिसका डर पूरी दुनिया को सालों से था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को खुले मंच से ऐलान कर दिया है, और ये सिर्फ जवाबी हमला नहीं बल्कि ईरान की ताकत को जड़ से खत्म करने की रणनीति का हिस्सा है। नेतन्याहू का कहना है कि ये तो बस शुरुआत है, अभी और तबाही बाकी है। उनका दावा है कि ईरान अब सिर्फ एक दुश्मन नहीं बल्कि इजराइल के अस्तित्व पर सीधा खतरा बन चुका है। इजराइल का आरोप है कि ईरान ने इतने यूरेनियम का भंडारण कर लिया है जिससे वो 9 परमाणु बम बना सकता है, और ये सिर्फ इजराइल के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए एक परमाणु संकट का संकेत है। नेतन्याहू ने साफ कहा, 80 साल पहले यहूदी नाजी नरसंहार के शिकार हुए थे। अब हम ये नहीं होने देंगे कि कोई देश फिर हमें मिटाने की साजिश करे। इजरायली प्रधानमंत्री ने अपने नागरिकों से अपील की है कि शांत रहें, सेना पूरी तरह से तैयार है। ये लड़ाई घंटों या दिनों की नहीं होगी। जब तक हमारा मिशन पूरा नहीं होता तब तक जारी रहेगी। इस तनाव के बीच आम जनता के बीच डर का माहौल है। बंकरों में भीड़ है, अस्पताल हाई अलर्ट पर है। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF ने देश भर में सुरक्षा के नए प्रोटोकॉल लागू कर दिए हैं, लेकिन सवाल सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं है। इस आग की लपटें अब लेबनान, सीरिया, यमन और इराक तक पहुंचने लगी है। मध्य पूर्व एक बार फिर पूर्ण युद्ध की दहलीज पर खड़ा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र समेत कई वैश्विक संगठन इस संघर्ष को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात अब शब्दों से आगे निकल चुकी है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि ये लड़ाई अब टाली नहीं जाएगी, और ईरान ने भी दिखा दिया है कि वो झुकने वाला नहीं। इससे पहले इजराइल हमले के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता ने खुली चेतावनी दे दी थी। उन्होंने कहा था कि अब इजराइल को इसका अंजाम भुगतना होगा। ईरान खून के आंसू रो रहा है। उसके सबसे सीनियर कमांडर और वैज्ञानिक जिंदा नहीं बचे, लेकिन ये मातम अब मात नहीं मानेगा। खामेनेई ने दुनिया को साफ कर दिया है, इजराइल ने आग से खेला है, अब जलने की बारी उसकी है। इजराइल कह रहा है ये हमला उसकी सुरक्षा के लिए था, लेकिन ईरान ने कह दिया है सुरक्षा के नाम पर हमला करोगे तो जवाब भी उसी भाषा में मिलेगा, और उससे ज्यादा तीखा होगा। ईरान अब चुप नहीं बैठेगा, न इंसाफ भूलेगा, न शहादतें माफ करेगा। एक और नेतन्याहू है जो कहते हैं कि हम ईरान की परमाणु ताकत को जड़ से खत्म करेंगे, तो दूसरी ओर खामेनेई जिनका ऐलान है अब इजराइल को सजा जरूर मिलेगी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। मध्य पूर्व के 2 सबसे ताकतवर दुश्मन अब आमने सामने हैं। सवाल ये नहीं कि जवाब आएगा या नहीं, सवाल ये है कि कब, कितना तेज और कितनी तबाही के साथ जवाब आएगा। इसराइल का अगला निशाना पाकिस्तान होगा। इजराइल के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके हालात की जानकारी दी है। फिर आप मुझे बताइए कि क्या पाकिस्तान महफूज है? पाकिस्तान को चौकन्ना रहना पड़ेगा। 200 से ज्यादा जहाजों ने हमला किया, और पहले भी माजी में 4-5 दफा जो है वो इसराइल बकायदा पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश करता रहा। इसराइली फौज ने 200 जंगी जहाजों से ईरान के 8 शहरों पर हमला किया। पाकिस्तान ने अपनी जौहरी तनसीबात की हिफाजत के लिए नस्ब किया गया दिफाई फजाई निजाम मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक कर दिया है। उसके बाद इनके होते हुए इंडिया ने पाकिस्तान पर अटैक किया, और ये नेक्सिस शादी में बड़ा क्लियर बता रहा हूँ, ये नेक्सिस इंडिया इजराइल अगेंस्ट ईरान पाकिस्तान है। इंडिया ने बिल्कुल इसी तरह अटैक किया था जैसे इजराइल ने अभी ईरान पे अटैक किया 6-7 मई को। इसराइल अगला हदफ पाकिस्तान को तो नहीं बनाने जा रहा। मुझे ये बताइए कि क्या अभी हालिया जो चंद माह पहले जो बयान आया बेंजामिन नेतन्याहू का कि हमारे जो है वो 2 टारगेट्स हैं, एक जो है वो तेहरान है और एक इस्लामाबाद है। 200 जहाजों ने हमला किया, और आप इमेजिन करें कि टॉप के मिलिट्री लीडर्स मार दिए, टॉप के साइंटिस्ट्स मार दिए। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक अमन के दाई बन के निकल रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो ये कहते हैं कि जनाब हम हर हालत में जो है वो दिफा करेंगे इसराइल का। हम पाकिस्तानी या ईरानी अमेरिका और चाइना के लिए बैटल ग्राउंड ना बन जाए। That will be disastrous। जय हिंद दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हवाई हमले के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बात की है। इस दौरान उन्होंने ताज़ा हालात की जानकारी दी और बताया कि इजरायल को ये कदम क्यों उठाना पड़ा। इसराइल के PMO ने कहा है कि शुक्रवार को उनका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टार्मर से बात करने की उम्मीद है।
प्राइम मिनिस्टर मोदी के अलावा नेतन्याहू ने जर्मनी के चांसलर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों से भी बात की। नेतन्याहू के कार्यालय ने एक बयान में कहा, वैश्विक नेताओं ने ईरान के विनाश के खतरे से खुद का बचाव करने की इजराइल की जरूरत के प्रति समझ दिखाई। भारत ने कहा कि वह ईरान और इजराइल के बीच हाल के घटनाक्रम को लेकर बहुत चिंतित है और उभरते हालात पर बारीकी से नजर रखा है। भारत ने दोनों देशों से किसी भी तरह के तनाव बढ़ाने वाले कदमों से बचने की आग्रह किया है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिक को सावधानी बरतने, सुरक्षित रहने और स्थानीय सुरक्षा परामर्श का पालन करने की सलाह दी गई है। ये जो रात को हमला हुआ उससे एक बात साबित हो गई कि ईरान के जो दावे थे वो धरे के धरे रह गए और ये एक कागजी शेर साबित हुआ, पेपर टाइगर जिसको कहते हैं। और इतनी इनकी प्रॉक्सीज थी, लेबनान में थी हिजबुल्लाह, फिर होतीज जो थे यमन में, और फिर गजा में हमास है, तो वो भी किसी काम नहीं आई। उनको भी इजराइल ने बहुत ही कमज़ोर कर दिया है और अब खुद ईरान पे हमला करके, और उसमें भी देखिए कि एक भी जहाज़ उनका नहीं गिरा सके। ये 200 जहाज़ों ने हमला किया और आप इमेजिन करें कि टॉप के मिलिट्री लीडर्स मार दिए, टॉप के साइंटिस्ट्स मार दिए और इतनी प्रिसीजन के साथ जो है टारगेट किया गया। हालांकि कल से खबरें आ रही थी तो भाई आप इनको कहीं किसी सेफ जगह पे ही भेज देते इन अपने मिलिट्री ऑफिसर्स को, साइंटिस्ट्स को। वो सिटिंग डक्स जो कहा जाता है ना अंग्रेजी में, वो सिटिंग डक्स साबित हुए ये साइंसदान भी और मिलिट्री ऑफिसर्स भी। तो सर आपको लग क्या रहा है कि ईरान में जो लीडरशिप है, क्या आपको लगता है कि वो कहीं पे जीतती हुई दिखाई दे रही है, या दोनों कंट्रीज को अगर हम कंपेयर करें, इजराइल को भी और ईरान को भी, तो आपको कौन ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है, कौन लूजर लग रहा है? देखिए ना, जहां तक एयरफोर्स का ताल्लुक है तो देयर इज नो डाउट कि इजराइल हैज अ सुपीरियरिटी। तो अब इतनी कामयाबी से उन्होंने इतने बड़े जो हैं वो अटैक्स किए हैं, तो ईरान की तो मेरे ख्याल में काफ़ी सुबकी हुई है इसमें। आप पाकिस्तानी मीडिया भी इवन देख लें, अगर सोशल मीडिया भी, तो वहाँ पे भी आपको इस तरह के कमेंट्स नज़र आएंगे कि कैपेबिलिटी नहीं थी तो भाई पंगा क्यों लिया फिर। तो ईरान बहुत एक्सपोज हुआ है इस सूरत हाल में, और उसका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ जो सुप्रीम लीडर हैं अली खामेनेई, जो 1989 से स्याह सफ़ेद के मालिक हैं ईरान में, वो बहुत एक्सपोज हुए हैं। इट इज़ अबाउट टाइम ही शुड कंसिडर रिजाइनिंग। किसी नए बंदे को चांस दें और अपने सिस्टम को कुछ ओपन अप करें, कुछ डेमोक्रेसी लाएं। आप हैरान होंगे कि 2 दफ़ा सदर रहने वाले अहमदी निजाद, उनको 2017 में इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई थी। वहाँ पे एक इदारा है जिसको कहते हैं गार्डियन काउंसिल, फारसी में कहते हैं शूरा निगहबान। 12 मेंबर होते हैं उसके, और वो ये फैसला करते हैं कि कौन इलेक्शन लड़ सकता है और कौन नहीं लड़ सकता। तो इस तरह की जो जमहूरियत है उसने उनको कोई फ़ायदा नहीं दिया। और इंटरनेशनल जो टेंशन्स हैं उनकी, उसका आप देख लीजिए कि ईरान की जो करेंसी है इंटरनेशनली इट इज़ द वीकेस्ट। तो $1 जो है, अब गैस कीजिए कि कितने रियाल के बराबर होगा। ईरान का जो है रियाल है करेंसी उनकी, आई वॉज सरप्राइज, मुझे आइडिया नहीं है जी। 42,000 रियाल आपको मिल सकते हैं $1 के बदले में। कैन यू इमेजिन? $1 के? यस। तो इस हद तक हालात खराब हैं। और 2015 में जब अमेरिका से एग्रीमेंट हुआ था ईरान का, तो ईरान में बड़ी खुशियां मनाई गई थी, क्योंकि ईरानी तंग आ चुके हैं इन हालात से, सैंक्शन से, पाबंदियों से। और फिर मौलवियों ने जो है सोशल उनकी जो फ्रीडम्स हैं, पॉलिटिकल फ्रीडम्स हैं, उससे भी महरूम किया हुआ है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो मेरे ख्याल में अली खामेनेई साहब के खिलाफ जाते हैं। लेकिन सर वहां की पब्लिक तो उनके खिलाफ बात करती नहीं है, ना ही उनको हटाने की बात की जाती है, ना ही कोई और बात की जाती है कि कोई प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा हो। ना पाकिस्तान जैसी कंट्री में भी कभी बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट होता है, तो कभी KPK में होता है, तो कभी आजाद कश्मीर या POK जो कहलाता है उसमें होता है। लेकिन ईरान में ऐसा कुछ खास देखने में आता नहीं है। उसकी क्या वजह है? प्रोटेस्ट तो वहां होते रहे हैं, 2009 में भी हुए, उसके बाद भी हुए, अभी वो खातून के इशू पे भी हुए थे, ड्रेस कोड के इशू पे। तो लेकिन वो काफी रूथलेसली उनको सप्रेस कर देते हैं, क्योंकि वही बात है ना कि इंटरनेशनल मीडिया की भी वहां प्रेजेंस कोई खास नहीं है, और बहुत से लोगों को तो वो जासूस डिक्लेयर करके
सजाएं भी दे देते हैं, फांसी भी लगा देते हैं। तो ये सिस्टम जो है, देखिए ना, लोग तंग आ जाते हैं एक ही तरह के चेहरे देख देख के। तो हमारे एक पॉलिटिशियन जो थे, उस वक्त वो कॉलम नवीस थे, वो बता रहे थे कि मैं एक दफा दुबई से ईरान जा रहा था किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए, तो वो न्यूज वीक था या टाइम मैगजीन कोई रिसाला इस तरह का देख रहे थे जिसपे ईरान के मौलवियों की तस्वीरें थी। तो वो एक ईरानी इनके साथ बैठा था, तो इनको कहता है कि वी हेट देम। इससे ये मत समझिएगा कि हम उनको सपोर्ट करते हैं या उनके साथ हैं। तो ये जो सूरत हाल है ना, इतने अरसे से जो है उन्होंने एक 1979 से एक क्लैरिकल डिक्टेटरशिप बनाई हुई है, जिसको इकोनॉमिस्ट जो है, इंग्लैंड का सबसे जो पॉपुलर न्यूज मैगजीन है, वो ये कहता है कि इट इज द ओनली मॉडर्न डे थियोक्रेसी, जिसको कहते हैं मुल्लाइयत। तो ये वाहिद मुल्लाइयत है नए दौर की, इस दौर की।